हाँ, नीतीश जी, आप शुरू करिए। जी सर। अंग्रेजी नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुभ संध्या सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 631 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत हो गए कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल वडोदरा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 31 ईयर, टीचिंग एक्सपीरियंस 28 ईयर। आर्टिकल पब्लिश इम्यूनोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, होम्यो टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग लक्ष्य, होम्योपैथी फेल्स नॉट होम्योपैथी, प्रेरणा। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ट्रायोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, होलिस्टिक हेल्थ एंड इलिस्ट्रेशन, प्रेरणा। पेपर प्रेजेंटेशन, यूनिकनेस ऑफ होम्योपैथी एट नेशनल सेमिनार उदयपुर। डायनामाइज डायनामिक्स ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नेशनल सेमिनार, सेमकॉम आनंद। Today is a special program on the birthday Dr. Herring sir, C. Herring sir. Dr. Panda sir speak on the contribution of Dr. C. Herring sir. आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद निशांत। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर आवाज आ रहा है। फोरम का समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार और नववर्ष का हार्दिक अभिनंदन। फोरम का माध्यम से हमारा महात्मा हेरिंग का जन्मदिन का अवसर पर आज जो टॉपिक रखा गया उनका अवदान होम्योपैथिक में क्या है, ये टॉपिक मेरे को दिया गया, इसलिए मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि हेरिंग अमेरिका होम्योपैथी का फादर कहे जाते हैं। फादर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनका एक सिग्निफिकेंट विशेष अवदान है होम्योपैथी को अमेरिका में प्रसार प्रचार करना और शुरुआत करना, इसीलिए उनको फादर कहा जाता है। जो व्यक्ति का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कोई भी सिस्टम का ऊपर होता है उसको फादर का जो पद दी जाती है, फादर का नाम से जाना जाता है। ऐसे कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग जो है वो होम्योपैथिक का जो योगदान उनका अमेरिका में और होम्योपैथिक के साइंस का ऊपर जो है वो हमेशा चिरस्मरणीय है। आज 1 जनवरी उनका जन्मदिन है। 1800 मसीहा जनवरी 1 तारीख मध्यरात्रि में वो जन्म ग्रहण किया था। और हम लोग जानते हैं जैसे मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण भी जन्म ग्रहण किए थे और ये जगत में एक धर्म का संस्थापन करने के लिए जैसे आगे आए थे, ऐसे हेरिंग अपना पूरा जीवन होम्योपैथी का प्रसार प्रचार, जैसे कि हेरिंग्स लॉ, डेसिमल पोटेंसी, नोसोड्स, देन गाइडिंग सिम्टम्स, कंपैरेटिव मैथमेटिक्स, स्कॉलरली जर्नल्स, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ों का वो शुरुआत किए थे, उसका हम थोड़ा विस्तृत में डिस्कशन करेंगे। मैं अभी चाहूँगा कि मेरा जो स्लाइड है, जो पीपीटी है, सेट कर लूँ, फिर हम क्रमान्वय जो जो मैंने कलेक्शन किया या जितना जानकारी है आप लोगों का समझ के रखना मैं चाहूँगा। तो हेरिंग, कंस्टेंटाइन हेरिंग एक ऐसे होम्योपैथ है जो पहले
वो कन्वर्ट हुए थे होम्योपैथिक में, पहले वो होम्योपैथ नहीं थे। 1 मिनट सर, मैं थोड़ा सा इसका शेयर करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट, शेयर का बटन, यस। सर ये मेरा स्लाइड दिख रहा है? हेलो। आ गया सर, आ गया जी, दिख रहा है सर जी। जी जी जी। तो हेरिंग का जो अवदान, उससे डिस्कशन करने से पहले हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि हेरिंग पहले एक होम्योपैथ नहीं थे, वो कन्वर्टेड होम्योपैथी है। होम्योपैथिक में वो कैसे आए उसका बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और आने के बाद क्या क्या किए, जैसे कि होम्योपैथिक का ड्रग प्रूविंग से लेके, होम्योपैथिक का मेट्रोमेडिका से लेके, होम्योपैथिक का जर्नल से लेके, इवन होम्योपैथिक कॉलेज का स्थापना से लेके, ये सारे जो कर्म एक व्यक्ति करता है उसी को ही पापा का आख्या दी जाती है, उसको ही फादर कहा जाता है। तो हेरिंग का लिगेसी, हेरिंग का अवदान का बारे में हम जो पॉइंट का आधार पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर मैंने कहा। इसके बाद वो कन्वर्सन कैसे हुए होम्योपैथिक में, फिर हेरिंग का जो 6 साल का अवधि वो पारामारिबो में उन्होंने काटे, तो उसमें पारामारिबो में जो गए थे वहाँ क्या किया, और इसके बाद पारामारिबो में जो काम कर रहे थे उससे आगे होम्योपैथिक में कैसे आए। इसके बाद लैकेसिस जो मेडिसिन है, अपना ओफिडिया ग्रुप का मेडिसिन है, वो हेरिंग का सबसे बड़ा उद्भावन है, जो कि आज एक पुलिक्रेस्ट रेमेडी के रूप में हम ये हमारा काम आता है। ऐसे तो हेरिंग अपना जीवन अवधि में 72 मेडिसिन का प्रूविंग किया था, और ये जो रिस्क लेके, जितना रिस्क लेके उन्होंने प्रूविंग किया था, जैसे लैकेसिस प्रूविंग करने के दरमियान उनका राइट साइड पैरालिसिस हो गया था, तो भी वो उसको खातिर ना करते हुए एक के बाद दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन का उन्होंने उद्भावन किया था, जो कि आज हम प्रैक्टिस में उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हेरिंग्स लॉ, जो एक स्वतंत्र लॉ है, जिसमें कि हम हमारा मेडिसिन देने के बाद हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मेडिसिन कैसे काम करती है। वो हमें मेडिसिन जो काम करते हैं उसको असेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हमारा स्टॉलवर्ड्स लोग जो जो सुझाव दिए हैं, उनमें से एक सुझाव हेरिंग्स लॉ है। अगर हमारा मेडिसिन के बाद जो डायरेक्शन क्योर का होता है, जो दिशा होता है, वो अगर हेरिंग्स लॉ को फॉलो करता हो तो हमारा मेडिसिन सही है। अगर हेरिंग्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो तो वो सही नहीं है, हम अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। ये जो उद्भावन ये हेरिंग्स ने किया था। बाकी इसके बाद क्या क्या कंट्रीब्यूशन किस लाइन में, चाहे होम्योपैथिक कॉलेज को निर्माण करने में हो, चाहे जर्नल का एडिटोरियलशिप करने में हो, चाहे कोई एसोसिएशन बनाने में हो, चाहे हेरिंग्स गाइडिंग का 10 वॉल्यूम लिखना हो, ये सारे जो है इसका कंट्रीब्यूशन के बारे में सब तो आलोचना करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और फार्मेसी में भी उनका बहुत अवदान है, क्योंकि हैनीमैन ने जो पोटेंसी बनाया था उसमें हेरिंग ने एक नया पोटेंसी डेसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस किया था। तो वो जो डेसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस क्यों किया था उन्होंने, और इसके बाद इसका क्या फायदा है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद उनका अप टू डेथ लास्ट में एक पेशेंट को देखने के लिए गए थे, और देखने के बाद उनका डेथ हुआ तक, जैसे हमारा अब्दुल कलाम साहब काम करते हुए का निछावर कर दिए थे, ऐसे हेरिंग्स होम्योपैथिक प्रति इतना डेडिकेटेड थे, तो वो अपना जीवन काल में मरते तक अपना होम्योपैथी को उनका योगदान था। मैंने जैसे कहा था, कंस्टेंटाइन हेरिंग जो है 1800 मसीहा में, ये एक प्लेस है जिसका नाम उस्चाव है, जो कि सैक्सोनी जर्मन, वेस्ट जर्मनी में है, वहाँ जन्म ग्रहण किया था। और 17 साल का उम्र में उन्होंने
ये मेडिकल लाइन में आए थे और 17 साल के बाद वो मेडिकल लाइन में आने के बाद उन्होंने हेरिंग जो है सर्जिकल एकेडमी ड्रेसडेन वहाँ पढ़ाई किया। इसके बाद 1820 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में उन्होंने व्याख्यान किया। तो लिप्जिग यूनिवर्सिटी में उनको 6 साल लगा अपना पढ़ाई कंप्लीट करने में। और लिप्जिग में जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसमें एक अध्यापक थे जिनका नाम हेनरी रोबी है। तो हेनरी रोबी बहुत प्रख्यात प्राध्यापक थे जिनका अंडर में ये काम कर रहे थे हेरिंग ने। और वो हेनरी रोबी जो है वो हैनीमैन का बहुत क्रिटिक करते थे। हैनीमैन का जो होम्योपैथिक का बारे में उनको बहुत उसको अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे। तो उसी समय एक पब्लिशर है उन्होंने उनका नाम है बम गार्टनर। तो बम गार्टनर जो पब्लिशर है तो उन्होंने एक काम दिया रूबी को कि होम्योपैथिक का बारे में आप होम्योपैथी का एगेंस्ट में लिखिएगा और ताकि ये सिस्टम सही नहीं है, ये क्वाकरी है, उसको अपने को बंद करना है। तो ऐसे उन्होंने रोबी को कहा। तो रोबी ने क्या कहा कि उनके पास समय नहीं था। उन्होंने अपना शिष्य जो है हेरिंग को दिया कि ये काम करो, आप होम्योपैथी का एगेंस्ट में लिखो, तो होम्योपैथी का विरुद्ध में लिखो। तो वो जो दिया गया था होम्योपैथिक विरोध में लिख के, जब ये अपना हेरिंग ने वो उनका हनीमैन का सब राइटिंग जो प्रूविंग और सिंकोना बार का जो प्रूविंग ये सारे चीज पढ़ा, उनको लगा कि इसमें सत्यता है, ये ट्रूथ है और ये ट्रूथ को फॉलो करना जरूरी उचित होगा, ना कि उनका क्रिटिसाइज करना जरूरी होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका काम बंद उसको छोड़ दिया, ये इसका अगेंस्ट में मेरे को जाना नहीं है। इवन उसको प्रूव करने के लिए जैसे हनीमैन ने सिंकोना जूस लिए थे, ऐसे 2 बार दिन में सिंकोना जूस लिए और तीसरा दिन हेरिंग को भी ऐसे मलेरिया जैसे फीवर हुआ था। तो मलेरिया जैसे फीवर हुआ, वो आश्चर्यचकित हुए, बोले इसमें सत्यता है। जो चाइना है ये अपना कड़वापन के कारण ये मलेरिया को ठीक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे कड़वा चीजें समाज में है, जैसे नीम कड़वा है तो नीम भी ठीक कर सकता था। इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष में पहुंचे कि कड़वापन के कारण चाइना जो है मलेरिया को ठीक नहीं करता है, इसमें कुछ कारण है। तो इन्होंने प्रूव किए और अपना पर जैसे हनीमैन ने प्रूव किया ऐसे हेरिंग ने प्रूव किया, और उन्होंने मलेरिया और एग्युलाइक फीवर उनको हुआ, जो कि चील, हीट और स्वेट ये तीनों स्टेज भी था। तो हेरिंग ये निष्कर्ष में पहुंचे कि नहीं, हनीमैन का सत्यता है। तो एक ये पार्ट है जो उनको कन्वर्ट करने में, हनीमैन को फॉलो करने में मदद किया। दूसरा क्या है, 1824 मसीह में हेरिंग ने एक डिसेक्शन में बिजी थे। वो डिसेक्शन करते करते उनका राइट हैंड का 4th उंगली जो है वो उसमें एक वुंड हो गया, उसमें आघात हुआ, वो आघात होके गैंग्रीनस हो गया। तो उस समय गैंग्रीन होने से वो सजेशन दिया जाता है उसको काट के निकाल दिया जाए। तो ये जो गैंग्रीनस कंडीशन हुआ तो उसमें हेरिंग उसमें तैयार नहीं थे। उस समय हनीमैन का एक शिष्य थे जिसका नाम है कुमर। तो हनीमैन का जो शिष्य कुमर थे उन्होंने उनको आर्सेनिक एल्बम दिया था। आर्सेनिक एल्बम देने के कारण वो पूरी तरीके से अपना गैंग्रीन से ठीक हो पाए थे। तो ये 2 कारण है, एक ये इनका क्रिटिक लिखते समय जो हनीमैन का पढ़ा और चाइना का प्रूविंग अपना ऊपर किया। दूसरा जो गैंग्रीन हुआ था वो गैंग्रीन में वो ठीक हुए थे। ये दोनों कारण क्या, ये दोनों कारण से, दोनों का प्रभाव से हेरिंग ने कन्वर्ट हुए थे। इसके बाद वो होम्योपैथी का प्रोग्रेस के लिए, होम्योपैथी का प्रसार प्रचार करने के लिए अपने को निवृत्त किए और वो धीरे से आगे बढ़ना चालू कर दिए। अब जब आगे बढ़े वो किस टाइप का प्रसार प्रचार किए उसमें आगे हम थोड़ा देखेंगे। तो हनीमैन क्या है, इसके बाद सॉरी हेरिंग हनीमैन का बहुत बड़ा फॉलोअर बन गए। तो
और इनका प्रचार प्रचार में लग गए। उन्होंने लिप्जिग में 1826 में अपना व्याख्यान पूरा किया। उनका जो पढ़ाई था, वो पढ़ाई का जो थेसिस था, डी मेडिसिना फ्यूचरा। डी मेडिसिना फ्यूचरा जो है उसका मतलब होता है फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। तो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन में हेरिंग ने अध्याय अपना थेसिस पूरा किया। थेसिस पूरा करने के बाद वो अपने को एक होम्योपैथ का नाम, होम्योपैथ के हिसाब से डिक्लेयर किए थे। उनको होम्योपैथ डिक्लेयर करने के बाद हेरिक ने अचानक क्या हुआ कि उन्होंने जब बुशमास्टर स्नेक वेनम, ये एक्सीडेंटल प्रूविंग है, हमारा होम्योपैथिक में बहुत सारे एक्सीडेंटल प्रूविंग रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्सीडेंटल प्रूविंग का कि थूजा है, एक्सीडेंटल प्रूविंग का है। आपका बुफोराना है, एक्सीडेंटल प्रूविंग का है। आपका ये क्या बोलते हैं, कॉकरोच का वो जो है वो भी एक्सीडेंटल प्रूविंग का है। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, क्योंकि एक्सीडेंटल प्रूविंग कैसे हुआ है कि एक आप सब लोग हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति हमारा घर में जनरली हम चाय बनाते हैं। चाय बना के बोल देते हैं घर में मिसेस को कि आप 10 लोगों के लिए चाय बनाओ। वो चाय बना के फिर वो 10 लोग आते आते लेट हो जाता है। किचन में हमारा चाय रहता है, उसमें कॉकरोच जो है वो गिर जाते हैं। ब्लाटा कॉकरोच गिर जाते हैं। तो इतना चाय को मिसेस क्या करती है, फेंकती नहीं। तो वो सब चाय पीने आए लेट करके, फिर वही कॉकरोच को निकाल दी और वो गर्म करके तो सबको चाय पिलाने के लिए दे दी। तो सबको जब चाय पिलाने के लिए दे दिए, सब लोग चाय पिए। चाय पीने के बाद क्या हुआ कि वो लोग अपना अपना घर में चले गए। शाम को उनका पति आए, बोले आज जो चाय बनाई थी उसमें क्या क्या डाला था ना। ये डर गई, बोले क्या हुआ क्या। ना नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे को जो दमा का शिकायत था वो धीरे धीरे हमारा मेरा ये दम ये लेने के बाद मैं उसमें मुक्त हो गया। अब बोलो तो सही क्या किए। तो वो बोली कि ऐसे ऐसे बात है, ये कॉकरोच गिरे थे। तो ये जैसे एक्सीडेंटली ये इनको पता चला कि कॉकरोच से हमारा ब्लाटा ओरिएंटलिस, जो कि दमा का एक अच्छा मेडिसिन है, वो बनाता है। सेम हेरिंग ने बुशमास्टर स्नेक वेनम का ट्राइचुरेट किए थे और अलाकेसिस का प्रूविंग उन्होंने किए थे। तो 72 जो मेडिसिन का उन्होंने प्रूविंग किए, उसमें लैकेसिस सबसे फेमस है। और लैकेसिस हम लोग जानते हैं एक हिमोरेजिक डायथेसिस का मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम लेफ्ट से राइट जब प्रोग्रेस होता है। ये सारे प्रूविंग हेरिंग ने किए। इवन इसका प्रूविंग करते करते उनका राइट साइड पैरालिसिस हो गया था, तो भी वो अपना काम से थमे नहीं थे। वो अपना निरंतर अपना काम करते गए और उसको देखते हुए नोसोड का प्रूविंग उन्होंने चालू किए। तो नोसोड का जो प्रूविंग उन्होंने चालू किए, उन्होंने हाइड्रोफोबिनम और जो डिजीज प्रोडक्ट से बहुत सारे मेडिसिन उन्होंने प्रिपेयर किए। ये 72 मेडिसिन में नोसोड का संख्या उनका ज्यादा होगा, क्योंकि जितना रिस्क की अपना हेरिंग ने लिए, मेरे विचार में बाकी होम्योपैथिक जगत में इतना रिस्क लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारा मेडिसिन, हम जब तक पैथोलॉजिकल चेंजेस ये नहीं होते तब तक एक व्यक्ति एक प्रूवर सहन कर सकता है। इसके बाद जब पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाएगा तो प्रूवर उसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हेरिंग ऐसे है जो अपना सारे कष्ट सहते हुए वो ये प्रूविंग का किया और एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे करके 72 मेडिसिन उन्होंने प्रूव किया था। और उनका जो फिर क्या हुआ कि ये पीजी का कंप्लीट करने के बाद, उनका पढ़ाई जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद, उन्होंने 6 साल के लिए बुलाया गया उनको पारामरिबो। तो पारामरिबो में वो जो बुलाया गया, वहाँ पारामरिबो में उनको रिसर्च करने के लिए कहा गया। रिसर्च करने के लिए कहा गया, वो बॉटनी जूलॉजी का ऊपर रिसर्च करना चालू किए। लेकिन इनका झुकाव तो होम्योपैथी के प्रति था ही। तो उन्होंने क्या किया, ये हानीमैन का होम्योपैथी का प्रसार करने के लिए जैसे काम किया, वहाँ का जो राजा थे उनको मना कर दिए। उनको बोले कि नहीं, आप यहाँ आके इस तरह का नहीं कर सकते, आपको जो पर्पस में आपको बुलाया गया वो काम करो। लेकिन हेरिंग वो बात नहीं, जब देखे कि मेरा काम में बाधक है, जो मैं करना चाह रहा था वो हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दिया। वो जब को छोड़ के फिर होम्योपैथी का प्रोग्रेस में
ये लगे। तो पारामोरिबो में जो वो थे उसमें ये क्योंकि अपना जो साधक होता है अपना साधना के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। जैसे विवेकानंद ने कहा, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त हमको नहीं हो जाता है तब तक हमको काम करना चाहिए। तो ऐसे ये सारे जो पद पदवियों को उन्होंने छोड़ के होम्योपैथी का प्रोग्रेस के लिए उन्होंने लगे थे। इसके बाद ये हेरिंग ने होम्योपैथी का मैट्रीमेडिका हेरिंग ने होम्योपैथी का मैट्रीमेडिका भी लिखा और उन्होंने हैनीमैन मेडिकल कॉलेज आलन टाउन में पेंसिल्वेनिया में एक होम्योपैथी कॉलेज का एस्टेब्लिश किए। तो वो बहुत बड़ा होम्योपैथी का उस समय का अच्छा कॉलेज था जहाँ की एजुकेशन दिया जाता था। तो ये एक होम्योपैथ ना होते हुए भी होम्योपैथी का प्रोग्रेस के लिए इन्होंने होम्योपैथी का शिक्षा का प्रसार प्रचार करने के लिए 1848 मसीहा में हैनीमैन मेडिकल कॉलेज आलन टाउन पेंसिल्वेनिया में स्थापना की, जो कि उस समय का एक ग्रेटेस्ट होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन रहा था। इसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक डोमेस्टिक किट जो है वो बनाए थे। तो होम्योपैथिक डोमेस्टिक किट बहुत प्रचार हुआ था जिसके कारण ले में ये जो कॉमन पर्सन भी होम्योपैथी का मेडिसिन का यूज करना सीखा था। हेरिंग अपना स्टूडेंट के साथ करीब 50,000 पेशेंट एनुअली देखते थे और उन्होंने 3,500 लोगों को होम्योपैथ बनाए थे, क्योंकि उस समय एक क्रिटिसिज्म होम्योपैथी का अगेंस्ट में चल रहा था। तो उसका मैंने शोध का विरोध में जाके काम करना पड़ता था। तो भी उन्होंने उस समय अपना स्टूडेंट को लेके इतना संख्या में ये ईयरली इतना संख्या में होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते थे, बीमार लोगों को ठीक करते थे और उन्होंने 3,500 व्यक्तियों को होम्योपैथी में कन्वर्ट किए थे, होम्योपैथ बनाए थे। 1879 में हेरिंग जो है गाइडिंग सिम्टम ऑफ आर मैट्रीमेडिका लिखा। वो जो हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम हम लोग उसको हमेशा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये गाइड करता है मेडिसिन चुनने में, जो मेडिसिन चुनने में गाइड करता है। इसीलिए हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम 10 वॉल्यूम है, उसको हम भी जैसे क्लर्क का हम फॉलो करते हैं, हेरिंग्स का भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ये गाइड करता है कि कौन सा मेडिसिन उसके लिए सही रहेगा। क्योंकि होम्योपैथिक सिलेक्शन और कन्वेंशनल मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत अंतर है। तो कौन सा सिम्टम लेने से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को मान लीजिए सरदर्द हो रहा है और सरदर्द का कारण जो है वो जो है हेयर कटिंग के बाद छोटा बच्चा है, इसको फीवर हो रहा है, उसमें बेलाडोना देना चाहिए और बेलाडोना हम देते हैं, ठीक नहीं होता है, फिर ये रिकन होता है, इसके बाद हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो ये सब जो इस तरह का जो गाइड करता है हमको कैसे कौन सा केस में क्या देना है। अगर सरदर्द ग्रीप के कारण हो रहा है, अगर एक्यूट है इग्निशिया देना है, अगर क्रॉनिक है नाट्रोमूर देना है। ये जो गाइड करता है इसे 10 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा था और इसके लिए उनको फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी कहा जाता था। इसके बाद हेरिंग्स ने और जो काम किए थे उसमें से हेरिंग्स लॉ एक फेमस है। हम लोग सब हेरिंग्स लॉ फॉलो करते हैं और ये असेसमेंट ऑफ क्योर में हेल्प करता है। मूल्यांकन हम करते हैं, क्योंकि जब हम मेडिसिन देते हैं तो कोई भी फिजिशियन जब मेडिसिन देता है तो एक्सपेक्ट करता है रिजल्ट को, वो रिजल्ट के आधार पर वो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो वो जो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का जो आधार है उसके लिए हमारा स्टॉलवर्ड्स ने हमको गाइडलाइन दिया है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, केंट ने केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन का गाइडलाइन दिया है। केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन में 11 ऑब्जर्वेशन वो सीक का ऊपर है और एक ऑब्जर्वेशन 9th ऑब्जर्वेशन ये प्रूवर का ऊपर है। इसलिए जो 11th ऑब्जर्वेशन है वो आधार पे हम आगे का हमारा रास्ता तय कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 शॉर्ट क्विक स्ट्रॉन्ग एग्रेवेशन फॉलोड बाय अमुलेशन, ये होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहते हैं। अगर ऐसे हुआ तो हमको वेट एंड ऑब्जर्व करना है, हमको
उसमें कोई मेडिसिन नहीं देना है, क्योंकि ये रूल है हमारा कि व्हेन द केस इज इम्प्रूविंग देन रिपीटेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जब केस इंप्रूव करता हो तो उस समय कोई भी रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। ये हो गया हेरिंग सॉरी केन्स 12 ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम अपना मेडिसिन का असेसमेंट कर सकते हैं, क्योर का असेसमेंट करते हैं। दूसरा एच.ए. रॉबर्ट रेमेड रिएक्शन, रॉबर्ट फिलोसफी में लिखा है, एच.ए. रॉबर्ट रेमेड रिएक्शन हमको गाइड करता है कि हम मेडिसिन देने के बाद कैसे असेस करेंगे हम सही मेडिसिन दिया या नहीं दिया। अगर सही मेडिसिन हमने दिया तो वो रेमेडी रिएक्शन को फॉलो करेगा। रेमेडी रिएक्शन का माध्यम से हम इसका जायजा ले सकते हैं कि हमको मेडिसिन देना है या नहीं देना है, रिपीट करना है कि नहीं, रिपीट नहीं करना है, पोटेंसी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का सारे रास्ता हमको मिल जाता है इनका गाइडलाइन से। सेम थिंग दूसरा क्या है आपका, साइंस ऑफ अग्रावेशन एंड साइंस ऑफ अम्लेरेशन, जो हैनीमैन ने अपना ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखे हैं। कोई मेडिसिन देने के बाद अगर पेशेंट को मानसिक स्तर पे शांति मिलता हो, मेंटल कामनेस एंड हाई स्पिरिट, अपना काम करने का स्पर्धा बढ़ जाता हो, भले वो डिजीज का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन में बढ़ा हुआ हो, तो ये साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट में मानसिक शांति का स्तर बढ़ जाता है, आस्था बढ़ जाता है, स्पिरिट बढ़ जाता है, वो जो ओल्ड सिम्टम ट्रबल सिम्टम निकल जाते हैं, न्यू सिम्टम अपीयर होना बंद हो जाता है। ये सब गाइडलाइन लिखा है जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो मेडिसिन हमने दिया था वो मेडिसिन सही काम किया और हमको अभी रिपीट नहीं करना है, हमको वेट एंड ऑब्जर्व करना है। अगर स्टैंड स्टिल हो गया तो सेम पोटेंसी उसको हायर फॉर्म में देना पड़ेगा। ये हमको गाइडलाइन दिया गया है, ये क्योर का असेस करते। उसका तीसरा असेसमेंट है हेरिंग ने दिया। हेरिंग ने कहा कि आपका मेडिसिन देने के बाद अगर जो सिम्टम है वो ऊपर से नीचे एक एक करके जा रहा है, दैट इज ए गुड साइन, वो अच्छा लक्षण है, तो हमारा मेडिसिन सही काम कर रहा है। इसके लिए वो मेडिसिन का एक्शन को डिस्टर्ब ना करते हुए अपेक्षा करिए, और जब स्टैंड स्टिल पोजीशन आएगा, मेडिसिन काम नहीं करेगा, तब का बात अलग होता है, नहीं तो हमको वेट करना चाहिए। तो अगर सही है, अगर सेम थिंग नीचे से ऊपर जाता है तो वो गलत है, रिवर्स हो जाता है। इसमें लोअर टू ऊपर जाने से ये सही क्योर का ये सही रास्ता नहीं, डायरेक्शन सही नहीं है, हमारा मेडिसिन गलत है। वो गलत मेडिसिन अगर है, अगर उसको तुरंत बंद करके हम रीकेस्टिंग करके हमको मेडिसिन देना होता है। सेम थिंग सेकेंड हेरिंग्स लॉ का सेकेंड कहता है कि जो वाइटल ऑर्गन, मोर वाइटल ऑर्गन टू लेस वाइटल ऑर्गन। जैसे हम जानते हैं रिमेटिक डिजीज में हार्ट अफेक्ट होता है, जॉइंट्स पेन होता है। मेडिसिन देने के बाद अगर हार्ट को रिलीफ मिला, व्यक्ति हृदय का तकलीफ में रिलीफ मिलता है, भले जॉइंट्स पेन रहे, धीरे धीरे जॉइंट्स बन जाता है, तो ये सही है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन होता है हार्ट और जॉइंट्स जो होता है वो सुपरफिशियल ऑर्गन होता है। तो अगर हार्ट पहले रिलीफ मिला, इसके बाद जॉइंट्स को रिलीफ मिला, तो हमारा डायरेक्शन सही है, हमको मेडिसिन जो दिए हमारा करेक्ट है, इसमें असेसमेंट हुआ, तो हमको अगर मेडिसिन काम कर रहा हो तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तीसरा, रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, जो ऑर्डर में अपीयर सिम्टम होता है, लक्षण होता है, उसका रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि पहले आपका जॉइंट्स पेन हमको दिखता है, इसके बाद धीरे धीरे हार्ट तक ऑब्जर्वेशन होता है। तो मेडिसिन देने के बाद पहले हार्ट ठीक होना चाहिए, बाद में जॉइंट्स पेन, क्योंकि जो पहले दिखता था। तो अगर मेडिसिन देने के बाद जो लक्षण पहले आया था वो बाद में जाता है, रिवर्स ऑर्डर में जाता है, ये मेडिसिन सही है और हमको ये असेस करने में सहूलियत होता है और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। ये हेरिंग्स का बहुत बड़ा अवदान है, हेरिंग्स का ये दान है, जिसके कारण हमारा क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताता है, जिसके कारण हम दोबारा सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन और किसी को नहीं कहते हैं
सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, जब पहला प्रिस्क्रिप्शन काम कर रहा हो तब जाके उसको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का जो असेसमेंट करने के लिए हेरिंग्स का ये लॉ का अवदान बहुत है। और इसको देखते हुए हम ये करते हैं, जैसे रिवर्स ऑर्डर ऑफ ये चित्र मैंने बनाया, तो इस टाइप का हमको क्योर का असेस कर सकते हैं, और क्योर असेस करने से हमको आगे का ट्रीटमेंट का प्लानिंग करने के लिए सहूलियत हो जाता है। इसके बाद हेरिंग का ये सब कंट्रीब्यूशन मैंने लिखा। उन्होंने ये बहुत सारे किताबें लिखे। ये आपका डोमेस्टिक फिजिशियन का लिखे। इसके बाद हानीमैन का 3 रूल कंसर्निंग द रैंक ऑफ सिम्टम लिखा। कंपैरेटिव मैथमेटिका 1867 में लिखा। एनालिटिकल थेरापेटिक 1875 में लिखा। कंडेंस मैथमेटिका 1877 में लिखा। गाइडिंग सिम्टम मैथमेटिका ये 10 वॉल्यूम में 1879 से लेके लिखा। वो चीफ एडिटर नॉर्दर्न अमेरिकन होम्योपैथिक जर्नल का थे। फिर इसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक न्यूज का भी एडिटरशिप किए 1854 से लेकर 1856 तक। ऐसे उनका जो अनगिनत अवदान है, उसके कारण उनको फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। ये जो 72 ड्रग है इनका सब मुख्य जो मेन मेडिसिन है, आए दिन हमारा काम आते हैं, ऐसे 72 मेडिसिन का उन्होंने प्रूविंग किया था। वो अपना दोस्तों से अपना ये करके उसका पैथोजेनिसिटी जो है आपका पैथोजेनेटिक सिम्टम उन्होंने कलेक्शन किया था। कैंथरिस जैसे आज कहीं भी ये एक्सटर्नल यूज होता है, इंटरनल यूज होता है। तो कैंथरिस बर्न्स के लिए, एक्यूट बर्न्स के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये कल्चिकम, आयोडम, देन आयोडियम, मेजेरियम, साबाडिला, साबाइना, लाकेसी, स्क्रोटालस, एपिस, हाइड्रोफोबिनम, फाइटोलाका, प्लाटिना, ग्लोनाइन, ऐसे 72 मेडिसिन का उन्होंने प्रूविंग किया। ये बहुत बड़ा अवदान होता है हमारा होम्योपैथी के लिए। और साथ में उन्होंने होम्योपैथी कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया था, मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन में जो है, ये इनका जो दामाद थे नेर का रिपोर्टरी हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो डाटा कलेक्शन करते थे वो नेर जो है उसको कलेक्शन करके बुक फॉर्म में छपाते थे। सो रिकॉर्डिंग पेशेंट डाटा, ये हेरिंग का असिस्टेंट नेर थे, उनका सन इन लॉ थे। और दूसरा क्लिनिकल मटेरियल जो भी होता था उसको भी कलेक्शन करके वो वर्क को रखने का काम नेर में करते थे। डिटेल केस नोट्स वही नेर में करते थे। ये सारे काम आज की डेट में हमको फॉलो अप करने के लिए रेफरेंस के तौर पे काम आता है। ये हेरिंग का कंट्रीब्यूशन था। दूसरा कंट्रीब्यूशन हेरिंग का जो ये इनकम्पासिबल रेमेडीज, देन फिलोसफी ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब हेरिंग का इनकम्पासिबल ड्रग रिलेशनशिप। तो ड्रग रिलेशनशिप में इसके पहले मैं ये कर चुका हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसका प्रूविंग हेरिंग ने पहले किया था, ये नाइट्रोग्लिसरीन का। तो ये इवन जो एलोपैथिक में दूसरा कन्वेंशनल मेडिसिन में उसका एक्शन के बारे में जानकारी नहीं था, जो कि हेरिंग्स ने अपना प्रोहिमन प्रूविंग उन्होंने किया था। इसके बाद जैसे मैंने इनकम्पासिबल रेमेडीज हम लोग ये ड्रग रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। ड्रग रिलेशनशिप में फॉलोवेल, एंटीडोट, कॉम्प्लीमेंट्री, देन ये सब जो रिलेशनशिप है इसमें इनकम्पासिबल रिलेशनशिप जो है, जैसे इनकम्पासिबल रिलेशनशिप में आपका कॉस्टिकम, फास्फोरस, इसे मैंने ये ड्रग एक दूसरे से हम ये नहीं कर सकते कि नॉट फॉलो ईच अदर क्लोजली, तो ये केस बिगड़ जाता है। तो नॉक्स भूमिका, एपिसिमिलापिका, ये इग्नेशिया, इस टाइप का एक दूसरे से इनकम्पासिबल है, इसलिए इस टाइप का मेडिसिन नहीं देना चाहिए। ये हेरिंग का गाइडलाइन था। और दूसरा क्या है, फिलोसफी हेरिंग का जो है कि जो फिलोसफी वो भी बहुत प्रख्यात था। और सबसे बड़ा चीजें मैं जब अभी पहले आपको बताया था कि हेरिंग्स ने एक 4 काइंड ऑफ मोशन के बारे में उन्होंने लिखा है। ये जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 3rd डे में बच्चों को क्या करते थे, अरंडी का तेल, कास्टर ऑयल दे के लैट्रिन किया जाता था। उसको हेरिंग्स ने विरोध किया था।
हेरिंग्स ने 7 दिन में देने के लिए उन्होंने उसमें लिखा है। दूसरा, ये जो 4 प्रकार का भूषण है, जब बच्चा बच्चे को अगर कोई बीमार होते हैं, तो ये 4 प्रकार का भूषण के तहत हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं कि ये बच्चे का स्थिति क्या है। अगर बच्चे राउंड वाइज घूमते रहता है तकलीफ के कारण, वो डेंजरस परिस्थिति है। तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट फ्रॉम अगर क्लॉकवाइज रॉकिंग मूवमेंट, ये सब 4 प्रकार का मूवमेंट उन्होंने लिखा, जो मूवमेंट होने से हम जज कर सकते हैं कि ये बच्चे का कंडीशन सही है नहीं है। ये 4 प्रकार का जो मोशन है वो हेरिंग ने लिखा था, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा कहता है ये जो 4 प्रकार का मोशन है, ये मैंने लिखा, बेबी जंपर, ए बेनिफिशियल मोशन फेवर्ड बाय बेबीज, हेल्दी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन द नर्सरी। बेबी जंपर उसका मूवमेंट। सेकेंड मोशन, ए मोशन दैट इज नाइदर हार्मफुल नॉर बेनिफिशियल, सिटिंग इन ए न्यूट्रल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर न्यूट्रल पोजीशन में बेबी बैठता है कोई ज्यादा है, तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो ट्रीटमेंट लायक है। फिर रॉकिंग चेयर मूवमेंट, रॉकिंग चेयर मूवमेंट में जैसे ओवर टाइम रॉकिंग मैंने बच्चा सोता नहीं, रेस्टलेस फील करता है, और ये उसका मूवमेंट इस तरह का रहता है, मैंने वो तब ये समझा जाए कि इसका कंडीशन सही नहीं है, उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। स्विंगिंग इन सर्कल, अगर सर्कल में मूवमेंट हो रहा है, डेंजरस कंडीशन है, द मोस्ट हार्मफुल कंडीशन, उसमें बच्चों का अच्छा से ध्यान रखना है। लेकिन ये जो 4 प्रकार का मोशन, उसका लॉजिकली थोड़ा कोरिलेट करके हमको ये व्याख्या करना है, हमको जानकारी लेना है कि ये जो 4 प्रकार का भूषण जो है बेबी का, ये हेरिंग्स ने किस आधार पर लिखे थे और किस आधार पे हम उसका जायजा ले, ताकि हमारा काम आ सके। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है, हेरिंग का जो कंट्रीब्यूशन था, ये दैट इज नर्व फंक्शन एंड मेडिसिन, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। हेरिंग फॉलोइंग स्वीडनबर्ग बिलीव दैट नर्व्स कंटेन सब्सटेंस दैट सर्कुलेट थ्रू सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हेरिंग्स का था। ड्यूरिंग स्लीप दिस करंट रिवर्स, मीन्स उनका जो हमारा जो हम 3 डायनामिक्स पढ़ते हैं, वो 3 डायनामिक्स में वाइटल डायनामिक्स, डिजिट डायनामिक्स और मेडिसिनल डायनामिक्स, हेरिंग्स ने पहले ये किया था। ये सारे डायनामिक्स जो है ये सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी उनका मूवमेंट होता है, और ये हमारा मेडिसिन नर्व के माध्यम से काम करता है। ये हेरिंग्स का कॉन्सेप्ट है जो हेरिंग्स ने बताया था। हमारा मेडिसिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से काम नहीं करता, ये नर्व का सिस्टम, नर्वस सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इवन हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, वो आपका मेटेरियल व्यू में वो काम नहीं करता है, वो डायनामिक व्यू में सेंटर टू पेरीफेरी, अप डाउन, देन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, ये सब जो है डायनामिक लेवल में होता है। ये हेरिंग्स का अवदान है। लास्ट जो है हेरिंग्स का जो अवदान है, दैट इज द डेसिमल स्केल। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि हेरिंग अब रिस्क लेके बहुत सारे मेडिसिन अपना ऊपर प्रूव किया था, और उसका एक्सपेरिमेंट करके उसका साइन सिम्टम उन्होंने कलेक्शन की थी। और ये जो मैं कहा, ये मेन और एक कंट्रीब्यूशन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में हम लोग जानते हैं कि हनीमैन जो है वो सेंटिसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल, ये दोनों का हनीमैन ने किए थे। ड्रग डायनामाइजेशन जो वर्ड है वो 5th एडिशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब अप टू 4th एडिशन, जैसे तीसरा एडिशन तक सारे एडिशन ऑगमेंटेड एडिशन था, इम्प्रूव एडिशन था। चौथा एडिशन में नया चीज इंट्रोड्यूस होना चालू हुआ। चौथा एडिशन में हनीमैन ने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज का इंट्रोड्यूस किए। इसका मतलब इसके पहले 1829 के पहले सारे डिजीज को एक पैरामीटर में ट्रीटमेंट किया जाता था। फिर 12 साल रिसर्च करने के बाद हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज में अंतर बताया। फिर इसके बाद जब अग्रावेशन ज्यादा हुआ तो 5th एडिशन में 1830
1933 में ड्रग डायनामाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया। ड्रग डायनामाइजेशन का इंट्रोड्यूस करके पहले सेंटिसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस किया। तो सेंटिसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस करने के बाद फिफ्थ ये जब रिपीटेशन और पोटेंसी सिलेक्शन का प्रॉब्लम आया तो हैनीमैन ने 6th एडिशन में 50 मिलीसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस किया एलएम पोटेंसी का। तो 50 मिलीसिमल स्केल का उनका इंट्रोड्यूस करने का एक ही उद्देश्य है कि पोटेंसी सिलेक्शन का प्रॉब्लम ना रहे, 0/1 से शुरू करो, जब तक क्योर ना हो एक के बाद दूसरा पोटेंसी देते जाओ, ना रिपीटेशन का प्रॉब्लम, ना होम्योपैथी के एग्रावेशन का प्रॉब्लम, ना पोटेंसी प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैनीमैन ने लेटेस्ट जो डायनामाइजेशन वो आपका इंट्रोड्यूस किए थे 50 मिलीसिमल स्केल। इसके पहले हेरिंग्स ने डेसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस किया था, जो डेसिमल स्केल में जिसका 1:9 मैंने आपका मेडिसिनल सब्सटेंस 1 और 9 आपका व्हीकल, ये जो इंट्रोड्यूस किया था ये हेरिंग्स ने किया ये सेंटिसिमल स्केल के बाद। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिचर्ड ह्यूग, डनहम, ये सारे जो फिलोसोफर है ये लोग क्या है वो लोग बिलीव करते थे मटेरियल का पर, जब तक मटेरियल क्वांटिटी है वो मेडिसिन सही है। वो लोग डायनामिक कंसेप्ट का ऊपर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए वो लो पोटेंसी 3x 6x इस तरह का देते थे, हायर पोटेंसी नहीं देते थे। क्योंकि हायर पोटेंसी में मतलब 12C और 24x के बाद मेडिसिन में मेडिसिनल क्वांटिटी कुछ नहीं रहता अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस प्रिंसिपल। तो जब मेडिसिनल क्वांटिटी रहता ही नहीं तो काम क्यों करेगा इस तरह का। वो डनहम, रिचर्ड ह्यूग ये लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। तो ये कंसेप्ट को देखते हुए हेरिंग्स ने डेसिमल स्केल का इंट्रोड्यूस किया। डेसिमल स्केल में 2x 3x ये सब 1:9 का प्रोपोर्शन लेके ट्राइक्यूरेशन करके मेडिसिन बनाया गया था। एक दूसरा स्केल का ये इंट्रोड्यूस किया था। तो फार्मेसी में अवदान है, किताब लिखने में अवदान है, कॉलेज स्थापना करने में अवदान है, और पेशेंट ट्रीटमेंट करने में अवदान है, ड्रग प्रूविंग करने में अवदान है, और नया ड्रग एडिशन में अवदान। ऐसे जहां भी देखिए हेरिंग का हर क्षेत्र में यह अवदान है। आज उनका जन्मदिन है। अगर हम ही जो होम्योपैथ लोग उनका अवदान का अवलोकन नहीं करेंगे तो ये हमारा होम्योपैथी का सिस्टम का आगे इसका उत्थान होना मुश्किल होगा। इसीलिए कोई भी स्टॉलवर्ट हो जो अपना पूरा लाइफ होम्योपैथी के लिए दिए हैं, उनका वो कैसे होम्योपैथी के लिए किया है इसका जब हम आलोचना करते हैं तब हमारा जो फॉलोअर्स है, हमारा जो न्यू जनरेशन है, कितना मेहनत करते हैं, कैसे करके होम्योपैथी को ये स्टेज में आए वो अनुभव करते हैं। और वो अनुभव करने से ही उनको प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा मिलने के कारण वो आगे का प्रोग्रेस में वो लोग अपना काम कर सकते हैं। तो हेरिंग ने क्या एक सेंटेंस लिखा जो हमेशा हमारा उपदेय है, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेस्ट। आप जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं, आप चिकित्सा जगत में है, आप जैसे एक हम लोग ये फोरम का में तो ऐसे सामने तारीफ करना नहीं चाहिए, लेकिन ये जैसे कंटिन्यू एजुकेशन दे रहा है हमारा होम्योपैथी का फैटर्निटी को, ये अगर करते रहें ये सही है। अगर रेस्ट चेंज कर दिए, बंद कर दिए तो वो रेस्ट हो गया। इसलिए कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं उसमें डटे रहना चाहिए, उसको कंप्लीट करते तक उसका कंप्लीट करते तक हम डट के रहे। यही हेरिंग का हमेशा गाइडलाइन है कि ऑक्यूपेशन का चेंज करना मतलब रेस्ट करना, इसलिए रेस्ट करना नहीं चाहिए। और हेरिंग जो है अपना सारे जो डेडिकेशन करने के बावजूद उन्होंने हैनीमैन का प्रसार भी अच्छा से ये अमेरिका में किए थे। हैनीमैन का प्रिंसिपल का, इसका जस्टिफिकेशन का वो प्रसार किए थे। दूसरा उनका डेथ जो हुआ था 1880 में, 80 साल में उनका डेथ हुआ था।
डेथ उनका जो हुआ था उस समय लास्ट पॉइंट तक मीन्स जुलाई 23 1880 में उन्होंने एक पेशेंट को देखने के लिए गए, पेशेंट को देखने के लिए गए थे। इसके बाद वो लौट के आए, लौट के आने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, सांस लेने में तकलीफ हुआ और उसके हेरिंग में पास हो गए, अपना डेथ हो गया। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व हमारा होम्योपैथी के लिए अवदान किया है, जिनका जन्मदिन आज 1 जनवरी है, होम्योपैथिक फोरम का माध्यम से हमारा सारे होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी का श्रोता लोग इसको उसको जरूर अवलोकन करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम के लिए कितना त्याग देना पड़ता है, इससे प्रेरणा मिलता है। इसलिए हम लोग साथ में मिलकर ऐसे एक महात्मा का जो चरित्र है, ऐसे महात्मा का जो डेडिकेशन है, एक सिस्टम के प्रति उनका जो समर्पण है, ये समर्पण को याद करने का ये आज का दिवस है। इसलिए सब लोग याद करके उनका जो अवदान है, हेरिंग्स लॉ, डेसिमल पोटेंसी, ड्रग प्रूविंग, नॉसोर्स, बहुत सारे नॉसोर्स ये उनको प्रूविंग उन्होंने किए थे। हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम का 10 वॉल्यूम, कंपैरेटिव मैथमेटिक्स का शुरुआत उन्होंने किया। इसके बाद स्कॉलरली जर्नल्स जैसे अमेरिकन जर्नल्स ऑफ होम्योपैथी 1835 में, द फिलाडेल्फिया जर्नल ऑफ होम्योपैथी 1852 मसीहा में, ये सब जर्नल का भी उन्होंने ये किए थे। आज की डेट में हम एक आर्टिकल लिखने के लिए भी असमर्थ होते हैं, वो व्यक्ति तो इतना काम किए थे। इसके बाद उन्होंने प्रसार पत्र भी किए और ऑर्गेनाइजेशन हनीमैन होम्योपैथी कॉलेज अमेरिका में स्थापना की, जो उस समय का सबसे अच्छा कॉलेज था। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करते थे। जैसे मैंने बताया, सालाना 50,000 पेशेंट का वो चेक करते थे, 3,000 समथिंग वो होम्योपैथी में कन्वर्ट किए थे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करें। जो मैं कलेक्शन किया था आप लोगों का समझ के अपना प्रस्ताव रखा, और कुछ चीजें जैसे बेबी मोशन में मैं बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन कलेक्शन किया तो उसमें हम जितना, अभी तो मेरे से बहुत गणमान्य जो है होम्योपैथ है, तो उसमें थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसमें थोड़ा ग्रुप डिस्कशन 5 मिनट के लिए हो, ताकि हमारा श्रोताओं को कुछ सीखने को मिले। इसके साथ धन्यवाद, और मैं डिस्कशन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर बेबू प्रसाद जी, आपने बहुत ही डिटेल्स में, बहुत विस्तार में आपने डॉक्टर से कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग का विषय में बताया, उनके कंट्रीब्यूशंस के बताया, और उनके लाइफ जो हिस्ट्री है उस पर चर्चा किया। आपने बहुत अच्छा ये इस बात का इंडिकेट किया कि डॉक्टर हेरिंग जो थे सो फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी माने जाते हैं, और यह एक अमेरिकन होम्योपैथ होने का मतलब होता है जर्मनी में पैदा लिए और अमेरिका में, जैसे हनीमैन साहब जर्मनी में पैदा लिए और वो फ्रांस में जाकर के सेटल कर गए। तो उसी तरह से ये जाकर के मैंने एक मैसेंजर के रूप में इन्होंने काम किया। ये मैसेंजर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जब अपने जगह से निकल करके दूसरे जगह पर इसके प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। और साथ में हम सभी को जानते हैं कि डॉक्टर हेरिंग होम्योपैथिक फिजिशियंस नहीं थे, लेकिन इनको यहाँ पर होम्योपैथी का विरोध करने के लिए भेजा गया था। इनके गाइड जो थे मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने इसको विरोध करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, होम्योपैथी के अगेंस्ट में लिखने के लिए उन्होंने भेजा था। और लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में अगेंस्ट में लिखना है तो कुछ तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, हर एक फिलोसफी का काट खोजना पड़ेगा। तो उस काट को खोजने के लिए इन्होंने काफी अध्ययन किया, हनीमैन के पूरे सिद्धांत को, उनके ड्रग प्रूविंग्स को, सभी को अध्ययन किया। तो उन्होंने वहां पर सच्चाई पाया, लगा कि नहीं, यह तो गलत नहीं है, यह तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद में कुछ इंसिडेंट्स जो हुए, जो कि पांडा साहब अभी आप बता रहे थे कि स्वयं उनको
आर्सेनिक से लाभ हुआ, तो ये देख करके उनको लगा कि नहीं, ये तो इसके अंदर में वास्तविकता है। तो उनके अंदर में हृदय परिवर्तन हुआ। और हृदय परिवर्तन कहते हैं कि जो सबसे बड़ा क्रिटिक्स होता है वो बहुत बड़ा उसका प्रचारक बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या, हिंदी में एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, यानी कि जो क्रिटिसाइज करने वाला होता है वो व्यक्ति आपका विरोधी नहीं है, वो आपका मददगार है। तो उसी तरह से ये क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति थे और मददगार के रूप में होम्योपैथी के लिए आए और होम्योपैथी के एक पितामह बन गए, है ना। आज हम लोग कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के 10 वॉल्यूम, आप सोच सकते हैं कि अभी हम लोग को एक मेट्रा मेडिका का एक वॉल्यूम लिखना कठिन होता है, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 10 वॉल्यूम का है। आप अपने रखेंगे, देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसे सोर्स बुक के रूप में, मेट्रा मेडिका का जो सोर्स बुक है उसके रूप में हम लोग को इसको देखते हैं। जब कहीं नहीं कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग एलन से इंसाइक्लोपीडिया में, नहीं तो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में जाकर के हम लोग खोजते हैं, ये मिल जाता है। तो साथियों, आज का जो हम लोग कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग से जो सीख रहे हैं नए साल में, और नए साल में हम लोगों ने IFPH फोरम ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग हर एक जो हम लोग के विभूति हैं, हम लोग के जो विशेष स्टैलवर्ड्स हैं, उनका जन्मदिन को मनाया जाए। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज पहला शुरुआत किया है ये IFPH हिंदी फोरम में, और ये कार्यक्रम हम सालों भर करते रहेंगे। कल का दिन हम लोग फैरिंगटन का जन्मदिन मना रहे हैं, और ये जो है सो सालों चलता रहेगा। पूरे साल आपके बहुत सारे आ जाएंगे, कुछ इंडियन होम्योपैथ भी हैं, कुछ अमेरिकन होम्योपैथ हैं, कुछ जर्मन होम्योपैथ हैं, जो हैं जो हम लोग संग्रह कर पाएंगे उनको है। और मैं जानता हूं कि डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी का योगदान जो है सो होम्योपैथी में कम नहीं है, क्योंकि आज आप अगर पारुल यूनिवर्सिटी जाएंगे, पारुल यूनिवर्सिटी में ये राजकोट में प्रिंसिपल से होने के बाद में आज इसके मेन पिलर में पारुल यूनिवर्सिटी के हिंदी सेक्शन के ये होम्योपैथिक सेक्शन के ये मेन पिलर हैं, और इनके बदौलत ही आज पूरे वहाँ का जो होम्योपैथी का जो स्थापना है। और आप सभी को जान करके काफी खुशी होगी कि पारुल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं होम्योपैथी के, जैसे बड़ौदा में 2 कॉलेज है, अहमदाबाद में 1 कॉलेज है, और राजकोट में 1 कॉलेज, 4 कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में होम्योपैथी। और अभी हाल में जो NCH ने कॉलेज का ग्रेडिंग किया है, उसमें NCH में जो होम्योपैथी कॉलेज का ग्रेडिंग किया है, उसमें आपको सबसे अच्छा ग्रेडिंग आपको पारुल यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज को मिलता है। और इसके लिए मैं डॉक्टर पारुल को भी बधाई देता हूं, उनके प्रयास के लिए, समर्पण के लिए। और इसके साथ में उनके जो सबसे प्रमुख सहयोगी हैं डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी हैं, डॉक्टर डॉक्टर पूरव देसाई हैं, डॉक्टर हिना रावल हैं। ये लोग ने काफी मैंने इतना अच्छा मदद किया है। मुझे लगता है, मैं अभी हाल में पारुल यूनिवर्सिटी गया था, वहां पर देखते बनता है कि होम्योपैथी का कितना वहां पर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में होम्योपैथी का क्या स्थान है। तो ये शायद एक गाइडिंग फैक्टर्स है जिसके कारण कि हम लोग आज इतने अच्छे स्थान पर होम्योपैथी को देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि होम्योपैथी इसी तरह से, मैं विभू साहब से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह से हम लोग के जो स्टैलवर्ड्स हैं, आप इसमें बहुत अच्छा इसको समराइज किया, बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा करके एक साथ इतने कम समय में बताने का कोशिश किया है। ये इसी तरह से और भी स्टैलवर्ड्स हैं उसके संबंध में आप आए, क्योंकि आप ऑर्गेनन के भी टीचर हैं, और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक एकेडमिशियंस भी हैं, और अच्छे संचालक भी हैं। तो आप में ये क्षमता है कि आप कर सकते हैं। तो आपके अंदर में मैं कहूँगा कि डॉक्टर हेरिंग का जो प्रेरणा है ना, उन्होंने कहा कि आपने एक लास्ट में लाइन पढ़ा था क्या, ऑक्यूपेशन इज रेस्ट, है ना, काम में करते रहो तो तुम व्यस्त रहो। तो वही शायद आपके अंदर भी है
जब जाते हैं तो आपसे जब होता है तो आप हमेशा ऑक्यूपेशन में ही रहते हैं, काम में ही रहते हैं। हम लोग के रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है ऑक्यूपेशन अम्लोरेट, है ना, रिपोर्टरी के अंदर में देखेंगे ऑक्यूपेशन अम्लोरेट। तो ये एक अच्छा ये अवसर है। और हम लोग के पास में भी 5 मिनट का और समय है, और कोई किन्हीं को कुछ ये इस पर अपना बोलना हो डॉक्टर हेरिंग के विषय में, तो डॉक्टर दीपमाला जी आप तो इसमें कुछ बोल सकती हैं। डॉक्टर दीपमाला जी आप, और डॉक्टर राम प्रवेश जी ने भी हैंड रेज किया है। एक एक करके डॉक्टर दीपमाला आप बोलें, उसके बाद में राम प्रवेश जी बोलेंगे। प्रणाम सर। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ सर, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर बोल। सर ने लास्ट सेंटेंस क्या बोला था जो रेस्ट से रिलेटेड, सर ने भी आपने भी अभी बोला कि ऑक्यूपेशन एम्बुलेट्स ऑक्यूपेशन इज द रेस्ट, शायद पांडे सर यही आपने बोला ना? पांडे सर हम निरंतर किसी भी काम में को चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेस्ट, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेस्ट। तो इस पे मैं भी बोलना चाहूंगी कि लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमें किसी भी काम में लगे रहना चाहिए। अगर हमने उस काम से रेस्ट कर लिया इट मीन्स वो खत्म हो गया। सर का यही कहना था ना सर? जी जी, कभी भी क्विट करना नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए हर चीज में। डटे रहना चाहे चाहिए। कितना भी परेशानी आए, कुछ भी होए, डटे रहेंगे तो अवश्य हमको सक्सेस मिलेगा। जो हेरिंग ने कहा था चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेस्ट, आप ऑक्यूपेशन चेंज ना करें। होम्योपैथ है तो होम्योपैथ बन के रहिए, ना कि एलोपैथी का प्रैक्टिस कर दे, ना कि दूसरा रास्ते में चले जाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा अच्छा कहावत है, महाराष्ट्र में एक कविता है, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। ये मराठा में बड़ा अच्छा कहावत। हरिवंश राय बच्चन सर लिखे हैं ये। हाँ, हरिवंश राय बच्चन का भी है ये। अच्छा डॉक्टर राम प्रवेश जी आप कुछ बोलेंगे? अनम्यूट कर दीजिए राम प्रवेश जी को। दीपमाला जी हाँ, यस यस सर, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर राम प्रवेश सर, यस सर। सर आप सर प्रणाम और सभी को नव वर्ष का शुभकामना। और डॉक्टर दीबू सर जी को बधाई। डॉक्टर हेरिंग जी के जन्म दिवस पर इतनी बढ़िया जानकारी प्राप्त कराए कि मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। और वास्तविक में जो बात बोले कि जो है व्यस्त रहिए, तो व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जो ऑक्यूपेशन में नियम है, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ। और साथ में चाइल्ड मोशन के बारे में जो बताए बहुत बढ़िया लगा मुझे ना सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से आया जाए, आपका तो हमेशा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हर प्रेजेंटेशन अच्छा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी को प्रणाम। और कोई हैंड रेज है? नहीं सर, अभी कोई हैंड रेज तो नहीं है, बस हमारा टाइम भी खत्म ही हो गया है। हाँ, टाइम 2 मिनट का है, अभी 2 हमारे पास टाइम है। 2 मिनट और। हाँ सर भी एक बात बोले थे कि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो बहुत अपनापन रहते हैं। बहुत अच्छा शब्द बोले हैं सर। ये बात एकदम सत्य है कि आगे बढ़ने का मौका देता है। क्रिटिसाइज करने वाले आगे बढ़ने का। जी मैंने ये बोला था कि निंदक नियरे राखिए। हाँ वही हुआ। निंदक करने वाले को, तो निंदा करने वाले को आगे बढ़ने का मौका देता है। हाँ, ठीक सर, वो आपका गाइड है ना, जो आपका हाँ। चापलूस है तो खाली आपका फेवर करेगा, आपका बोल आप उसमें कुछ सीख नहीं पाइए ना सर। आप भी हमारा करते हैं निंदा तहत, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमारे लिए बड़ा फायदा है। अब तो चलिए, आज नया साल पर आपको कुछ ज्ञान हुआ है। नया साल में कुछ ज्ञान हुआ है। और किन्हीं को कुछ ज्ञान सर आप
आपसे तो और हमेशा ज्ञान ले रहे हैं कॉलेज लाइफ से। हाँ, और कोई है, कोई किन्हीं को बोलना है? सर अब हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। हाँ, 1 मिनट का समय है अभी, और किसी भी 1 मिनट का है। हाँ, समय हो गया है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी तरह से नया साल में एक संकल्प लीजिए कि हम लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे। और जो आज डॉक्टर विभू पांडा जी के माध्यम से हम लोगों को डॉक्टर हेरिंग का जो संदेश मिला है, उसको हम लोग आज आगे अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करें। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, यही हम लोगों का अभिलाषा है। चलिए, विभू साहब आप आइए। जय होम्योपैथी, जय हेरिंग। सर बहुत थैंक यू। अच्छा। एंड इसके साथ में हम लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग अब डॉक्टर धनेश जी को सेशन हैंड ओवर करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। Thank you, sir. What a way to celebrate the New Year Day with a beautiful presentation from Bipul Kumar Pandey, sir. Thank you very much, sir. Sahani sir and Deepamala ji. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the one